रोजगार, हम देंगे देश को अच्छी शिक्षा, हम बनाएंगे देश का भविष्य। जितनी सरकारें आती हैं सबका यही दावा होता है, लेकिन राजनीति इतनी गंदी करते हैं जिससे देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं पारदर्शी विकास न्यूज। भारतीय राजनीति में जातिगत राजनीति अपना जड़ इतनी मजबूत तरीके से फैला चुकी है कि वो देश को गर्त की ओर ले जा रहा है। भारत में जातिगत राजनीति कितनी तर्क संगत है, कितनी सही है और कितनी गलत है, इसी बात की पूरी जानकारी देने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक माननीय सुशील जी जुड़ चुके हैं, जो आपको आज बताएंगे कि भारत में जातिगत राजनीति कितनी तर्क संगत है। सर, आपका पारदर्शी विकास न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भारत में पार्टियां जातिगत राजनीति कर रही हैं, ये कितनी सही है और कितनी गलत है। देखिए शशांक जी, भारत देश में जातियां तो सदियों से चली आ रही हैं, और सही अगर बात करें तो जो जातियां हम समझ रहे हैं वो जातियां नहीं थी, वो थी वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो जन्म आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। जन्म से कोई भी किसी की जाति निश्चित नहीं होती थी। समय समय परिवर्तन होता गया और परिवर्तन होते होते वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वैदिक काल में कोई भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण के कन्या से विवाह कर सकता था। वर्ण भी उसके कर्म पर निर्भर करते थे, लेकिन समय समय जातियां का प्रादुर्भाव बढ़ा, जातियां बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र कभी खंडित नहीं हुआ। राष्ट्र में एकता हमेशा बनी रही। राजा कोई भी हो, सभी जातियों पर उसने समान नजर रखी और समान रूप से उसने राज्य किया। परंतु अंग्रेजों के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के पश्चात हमारा नया संविधान बना। संविधान तो बना, लेकिन उस संविधान का पालन किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान में किसी भी जाति को ऊंचा या नीचा नहीं रखा गया, परंतु राजनेताओं ने जातियों को विभक्त करने का प्रयास किया और ऊंचे और नीचे के दर्जा को राजनीतिक स्तर पर ले आए। जिस प्रकार से एक ही परिवार में पिता की 4 संतानें, एक व्यक्ति डीएम बनता है, एक व्यक्ति बाबू बनता है, एक व्यक्ति विभाग का अधिकारी बनता है और एक व्यक्ति चपरासी बनता है, लेकिन चारों ही व्यक्ति उस पिता की संतान होते हैं। आज भी लागू है। किसी के घर में आ जाके देख ले, किसी भी जाति का हो, यह नियम तो सभी क्या लागू होता। फिर इस नियम का दुरुपयोग राजनीतिक दल क्यों करते हैं? राजनीतिक दलों को पता है कि इसका दुरुपयोग करके हम आसानी से गद्दी पर बैठ सकते हैं, जो कि सर्वदा ही गलत है। ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट को स्वसंज्ञान लेना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति करेगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उस दल की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। जातियां समाज को चलाने के लिए हैं, वर्ण समाज को चलाने के लिए हैं, न कि समाज को विभक्त करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, राजनीतिक दलों ने क्या किया, इस जाति का लाभ उठा करके अपने स्वार्थ के लिए अपने स्तर से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और जातियों में विभक्त करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया और इसमें सफल भी रहे। सीधी सी बात है, यदि किसी परिवार में 4 बेटे हैं, एक बेटे को अनावश्यक ज्यादा लालच दे दो, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा दुत्कार दो, परिणाम क्या होगा? घर में विद्रोह। तो यदि कोई राजनीतिक दल इस तरह का कार्य करता है तो इसका तात्पर्य है कि वो राष्ट्रीय दल देशद्रोही की संज्ञा में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक घर को तुष्टीकरण के माध्यम से बांटा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र को भी तुष्टीकरण के माध्यम से बांटा जा सकता है, जो आज बांटने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि सर्वदा अनुचित है। तो शशांक जी, इस पर आवश्यकता है जी कि हमारे राजनीतिक दलों को, यदि उन्होंने अपना विवेक शून्य हो गए हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि न मान करके गद्दी को सर्वोपरि मानते हैं और इस दिशा में बढ़ते हुए कदम कहीं ना कहीं उनके ये कदम राष्ट्रद्रोह की ओर ले जा रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रद्रोह घोषित होना चाहिए, क्योंकि किसी के मन में भय ही नहीं है। उन्हें पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा इस पे मेरे ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को स्वसंज्ञान लेते हुए जातिगत राजनीति करने वालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जैसा कि हमारा संविधान भी बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जितने भी हमारे नेता हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन राजनीति धर्म की करते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हैं, लेकिन खुद राजनीति जो है धर्म की करते हैं, और जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां खराब हो रही हैं। देश भी बढ़ता चला जा रहा है, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में देश पूरा खंडित होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि ऐसा क्या कोई एक अलग से कोई कानून होना चाहिए या कोई एक बॉन्डिंग हो जानी चाहिए, जितनी भी जो भी कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टियां हो, इनके ऊपर एक बॉन्डिंग होना जरूरी है ताकि देश को बांटा ना जा सके। देश को बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बॉर्डर खींच दो, सबसे बड़ा बंटवारा देश का यही हो रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस पर एक अलग से कानून बनना चाहिए और पार्टियों को जो है एक बाउंडिंग के अंतर्गत, दायरे के अंतर्गत लाना चाहिए कि भाई आपके मैनिफेस्टो में ये चीजें अगर होंगी तो आपका जैसा कि आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या आप चुनाव लड़ने से आगे वंचित हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? शशांक जी, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कतई नहीं होता है कि हम किसी धर्म को अधिक बढ़ावा दें या किसी धर्म को हम बिल्कुल ही उस पर ध्यान ना दें। धर्मनिरपेक्ष की यदि हम बात करें तो हमारा देश सदियों से धर्मनिरपेक्ष ही है। इस देश का अलग अलग पंथ है। बौद्ध धर्म यहां पर आया, जैन धर्म यहां पर आया, सिख धर्म यहां पर आया, लेकिन सारे तो देश के नागरिक ही रहे ना, इस देश के ही नागरिक कहलाए। चूंकि ये जम्बू द्वीप पूरा है, इसलिए जम्बू द्वीप, जम्बू खंडे के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। यहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इस लिहाज से प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर हिंदू की संज्ञा ही देनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मन नहीं मिलता है
किसी का मानना है कि नहीं हम हिंदू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी कोई धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा तो नहीं बदल जाती। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के अनुसार गढ़ दी है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि भारत देश में आपको जो भी धर्म अपनाना हो, जो भी पूजा पद्धति अपनानी हो, उस पूजा पद्धति को अपना करके आप यहां पर निवास कर सकते हैं। आप यहां पर अपने अनुसार पूजन पाठ भजन जो भी आपका आराध्य, उसके अनुसार आप आराधना दैवत्व पूजन कर सकते हैं। उसके लिए किसी के साथ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों ने क्या किया? राजनीतिक दलों ने लोगों को भड़काया, लोगों को बांटा, हिंदू और मुस्लिम करके बांटा। सभी जानते हैं भारत देश में जो आए थे वो आक्रांता थे। यहां पर जो मुस्लिम बने भी वो तलवार की जोर पर बने। तलवार की जोर पर जो बने मुस्लिम, वो वास्तव में भारतीय हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई किसी धर्म और पंथ का निर्वाह करना चाहता है तो उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो अपने अनुसार धर्म का अनुसरण कर सकता है और उसे करने देना भी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मुख्य तात्पर्य यही है। लेकिन राजनीतिक दलों ने, यदि फिर वही बात आती है जो अभी मैंने पहले बोला कि एक पिता की 4 संतान हैं, यदि एक पिता की 2 संतान, धर्म के आधारित हम बात करते हैं, तो एक पिता की 2 संतान और दोनों संतान में एक पुत्र को आपने कुछ ज्यादा दिया और एक को कम दिया, तो सीधी सी बात में आपने क्या पैदा किया? लालच। आपने लालच का प्रादुर्भाव दे दिया। और जब आप लालच का प्रादुर्भाव करते हैं तो सीधी सी बात है कि जब मन में लालच आ जाता है तो ये हम दूसरे भाई के प्रति कहीं ना कहीं कुंठित भावना से हो जाते हैं। जिसको नहीं मिलता है वो दूसरे वर्ग को ठीक नजर से नहीं देखता है, और जिसको मिलता है यदि उससे छीना जाता है तो उसको भी कुंठा होती है कि मुझसे छीना जा रहा है। ये क्या पैदा करता है? द्वेष। यदि द्वेष पैदा करता है तो इसका मतलब है कि राष्ट्र को खंडित करने की राजनीति है। तो राष्ट्र को खंडित करने की राजनीति का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और संविधान के अनुसार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो राष्ट्र को खंडित करने की राजनीति करते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत का लचर संविधान अब थोड़ा सा बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि नेता राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में, सत्ता के लालच में इस देश को, इस समाज को खंडित करेंगे और करते आए। लेकिन सर अब ऐसे में हमारी आपकी, क्योंकि राजनीति जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, उनमें थोड़ा सा बदलाव कब तक नहीं आएगा जब तक इस पर एक मजबूत कानून नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद हमारी, आपकी और हमारे पूरे समाज का एक क्या ऐसा दायित्व होना चाहिए, एक कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो काम आज से हम करना शुरू कर दें तो हमारे जो हमारा समाज है वो बदलना शुरू हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक विकसित भारत की परिकल्पना हम सही रूप से कर सके। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शशांक जी, किसी भी देश को हम सुदृढ़ तभी कर सकते हैं जब हम वहां पर विचार एक से हो। पहला विचार राष्ट्र सर्वोपरि। जब हमारे मन में यह आ जाएगा कि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है तो हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे राष्ट्र के विपरीत जाए। यह भावना प्रत्येक भारतवासी के दिल में बैठाने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है। हमारी सरकारों को यह काम करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक के मन में राष्ट्र भावना घर करे। सर्वोपरि राष्ट्र हित होना चाहिए, और जब राष्ट्र हित होगा तो हम किसी भी प्रकार के लालच और द्वेष में नहीं फंसेंगे। लेकिन
वही बात आती है, जब पिता ही यानी अर्थात सरकार ही, पिता अर्थात सरकार ही जब दो भाइयों में बंटवारा कराने का प्रयास करेगी तो बंटवारा निश्चित है। और जब बंटवारा निश्चित है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्र कमजोर होगा। जैसे हम पहले दो बंटवारे देख चुके हैं। बंटवारा होने के बाद क्या कोई राष्ट्र सुदृढ़ होता है? नहीं होता। जितना ज्यादा एकत्रीकरण होगा उतना ही राष्ट्र सुदृढ़ होगा। यदि हमारा संविधान बिल्कुल लचर नहीं है, हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन इस संविधान में सरकारों ने अपने अनुसार संशोधन कर करके इसमें इसकी प्रस्तावना तक में भी फेरबदल कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए धर्म की राजनीति, जातिगत राजनीति ये खत्म करनी चाहिए। विकास के लिए अशिक्षा को दूर करना चाहिए, अशिक्षा पर काम करना चाहिए। हम किसी की जाति से किसी को हम समृद्ध नहीं कर सकते हैं। क्या ब्राह्मण जाति में गरीब नहीं है? क्या अन्य जाति में गरीब नहीं है? क्या बनिया में गरीब नहीं है? क्या दलित में गरीब नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जब सभी में गरीब हैं तो हम जातिगत के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? यदि हमने कोई आरक्षण की व्यवस्था की है तो ठीक है, ये सरकार ने अपने के अनुसार किया, उसे लगा कि ये करने से राष्ट्रहित हो सकता है, ठीक है, करना चाहिए, आप आवश्यकता अनुसार करिए। लेकिन जातियों को इस आधार पर मत बांटिए कि आप पिछड़ी का मतलब हो गया कि जो जातियां पिछड़ी, जो शेड्यूल्ड हो गए संविधान के अनुसार, जिनको एक शेड्यूल किया गया है वो शेड्यूल जातियां। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि वो जातियां निम्न जातियां हो गई। पिछड़ी जाति का मतलब ये नहीं है कि वो निम्न जाति हो गई। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ये उच्च जाति हो गई। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि ये उच्च जाति हो गई। उच्च जाति, निम्न जाति, ये गलत है। शेड्यूल्ड और पिछड़ा का संविधान के अनुसार जो तात्पर्य है वो शेड्यूल्ड है कि ये इस जो जातियां हैं, ये जातियों का स्तर जीवन यापन के लिए अभी निचले स्तर पे है। पिछड़ी जातियों का तात्पर्य है कि ये जातियां आर्थिक रूप से अभी पिछड़ी हैं, जाति रूप से पिछड़ी नहीं है, जाति रूप से वो निम्न नहीं है, वो आर्थिक रूप से निम्न और पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो जाएं, इसीलिए उनको पिछड़ा और शेड्यूल्ड बोला गया। लेकिन इसका तात्पर्य राजनीतिक दलों ने किससे उठाया है? राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको बांटने का प्रयास किया है और निरंतर बांट रहे हैं। ये एक राष्ट्र के लिए कतई शुभ संकेत नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में कोर्ट को ही अब संविधान की रक्षा के लिए न्यायालय को इस पे आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की चीज घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल। कितनी अच्छी और कितनी सटीक तरीके से, कितने सरल तरीके से सर ने बताया कि संविधान क्या होता है, जातिगत राजनीति क्यों कर रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं जातिगत राजनीति क्यों कर रही हैं। और अब हमें और आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि पार्टियां जातिगत राजनीति करती रहेंगी, लेकिन हमको और आपको जात से, धर्म से ऊपर उठकर हमें अपना मतदान शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए करना चाहिए। तभी अपना देश विकसित देश हो सकता है, अपना भारत सर्वोपरि हो सकता है। दूसरी बात सर ने बताई कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, यानी आप जो भी धर्म में हैं, आपका जो भी धर्म है वो पीछे है, पहले राष्ट्र धर्म है, तो पहले आप राष्ट्र धर्म करेंगे। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके धर्म का ठेका राजनेताओं ने नहीं ले रखा है। धर्म आपका है, इसको आप मजबूत करिए। आपके धर्म को, आपकी मान मर्यादा संस्कृति को अगर कोई भंग करने की कोशिश करता है तो आप खुद सक्षम है, अपने धर्म की रक्षा आप खुद करिए। आपके धर्म को बचाने का ठेका सरकारों ने नहीं ले रखा है।
तो सरकारों ने जिस चीज का ठेका ले रखा है उस चीज का ठेका उनको दीजिए, शिक्षा बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, और अपने धर्म का ठेका आप लीजिए और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर आज से अपना हर काम करिए। मुझे विश्वास है कि इस डिबेट से, इस वार्तालाप से आपको राजनीति, राष्ट्र भावना और बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी जो हमारी सरकारें कर रही हैं। आपको हमें क्या करने की जरूरत है, इस बात को सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।